Assalamu alaikum, Khawatine Hazrat. Welcome to the Ambassadors Lounge. Again, we have with us the brightest and the wisest, among the brightest and the wisest which the Foreign Office had to offer, Mr. Azaz Chaudhry, the former Foreign Secretary. Sir, once again, welcome to the Ambassadors Lounge. Thank you. ख़वातीन हज़रात, हमारा मौजू जो आज की डिस्कशन का है वो हिंदुस्तान में जो उनके इंतख़ाबात हो रहे हैं 19 अप्रैल से शुरू हुए और जो रिज़ल्ट्स हैं वो जून द 4th को एक्सपेक्ट किए जाते हैं. इट्स अ 7-week एक्सरसाइज जिसमें ऑलमोस्ट 1 बिलियन एलिजिबल वोटर्स विल वोट और दे हैव ओवर 1 मिलियन polling booths. Sir, it's a massive exercise. Oh, it is. It surely is. And to add to that, they continue the election campaign during the elections. They also use electronic voting machines. हम वो नहीं फैसला कर सके पर वो पिछले 1991 से मेरा ख्याल है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. And nobody dare raise a finger against the election commission. धांधली की खबरें तो फिर भी आती हैं, कुछ हमने देखी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वहाँ पे बड़ी अथॉरिटी है. सर लेकिन अभी आपने इसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन की जो कंपोजिशन है, जो सिलेक्शन है, उस पे बड़े सवालात उठ रहे हैं कि जो बना किस तरह किस हालत में बना, तो इवन अपोजिशन जो है उनके वो उस पर काफ़ी सवालात उठा रहे हैं. जी जी बिल्कुल. और अभी ये मैं पढ़ रहा था कि कोई एक नौजवान है वो कोई 8 बार वोट डालने गया बीजेपी के लिए, तो ये एक खबर बड़ी चल रही थी और किसी ने वीडियो बना ली उसकी. तो इस तरह की मसाइल तो उठ रहे हैं उनके यहाँ भी. ख़वातीन हज़रात, मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं एम्बेसडर रियाज़ बुखारी. अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि नाउ इलेक्शन रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय 1st of June एंड मोस्ट प्लॉजिबल आउटकम इज़ द विक्ट्री ऑफ मिस्टर मोदी. मिस्टर मोदी इज़ एक्सपेक्टिंग, या बीजेपी जो है वो 400 प्लस सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो और उनके एनालिस्ट हैं वो कहते हैं इट्स बिटवीन 340-370. योर टेक ऑन दैट? देखिए, मुझे भी यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो राय सामने आ रही है वो यही है कि मोदी साहब जीत जाएंगे, उनकी जो पार्टी है इस दफ़ा जीत जाएगी. लेकिन साथ ही मैं कुछ तज्ज़ियात ऐसे भी पढ़ रहा हूँ कि चूँकि वोटर टर्नआउट उनकी एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, तो ये हो सकता है कि वो लगभग उतनी ही सीटें लें, यानी पिछली मरतबा 303 ली थी तो उसके आसपास ही फिगर होगी. अब नेचुरली आप इलेक्शंस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. पहले भी एक बार उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा लगाया था तो रिज़ल्ट्स बिल्कुल इलेक्शन रिज़ल्ट डिफरेंट आए थे, वाइनिंग इंडिया कहना लग गए थे लोग. लेकिन ऑल सेड एंड डन मेरे ख्याल में मोदी साहब के जीतने का चांस ज़्यादा है और उसकी 2 वजूहात हैं. एक तो ये कि उन्होंने एक ऐसा नारा लगाया है हिंदुस्तान को एक हिंदू रियासत बनाने का, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, जो एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क में बहरहाल हिंदुओं को अपील करता है और जो उनकी अपोजिशन पार्टी है वो उसको काउंटर उस तरह नहीं कर सकी है. और साथ ही साथ उसमें उन्होंने जितना रेट्रिक बढ़ा सकते थे बढ़ाया है, पाकिस्तान के हवाले से भी और मुसलमानों के हवाले से भी, ताकि हिंदू वोटर बाहर निकले और ये कहे कि एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एक रिवाइवल ऑफ हिंदू ग्लोरी है, तो इसको अटेन करने का नादर मौका है. और दूसरा ये कि कमज़ोर है अपोजिशन. उन्होंने बनाया तो है, इंडी अलायंस बनाया है, बहुत बड़ा अलायंस है सर. हाँ, बहुत बड़ा अलायंस है, लेकिन उनकी जो कंपोजिशन है ना इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो मिला जुला के कुछ बाकी तो रीजनल पार्टीज़ है, सिर्फ 5-6 ऐसी पार्टीज़ हैं सेंटर में जो कंटेस्ट करती हैं, लेकिन उनमें आम आदमी पार्टी भी है, बहुजन समाज भी है. ज़्यादा जो मुकाबला है वो बहरहाल बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान ही होगा. लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस
एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में उलझी हुई है और उसको मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये तकरीबन वैसा ही है जैसा कहा जाता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही थी, पंडित नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, 30 साल के करीब, तकरीबन वही मंजर अब दोबारा आ रहा है कि उस वक्त भी उनकी कोई अपोजिशन नहीं थी, आज मोदी साहब की कोई अपोजिशन नज़र नहीं आ रही। तो लगता तो ये है कि इनको तीसरी टर्म भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ लाए, आपको फिर से वेलकम करते हैं एम्बेसडर लाउंज में। सर, इससे पहले कि इलेक्शन प्रोसेस जो इंडिया में इस वक्त चल रहा है उस पर बात करूं, मैं इलेक्शन मैनेजमेंट जो उधर है जिसमें इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, आपने उसके बारे में कुछ वजाहत भी फरमाया। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और उसको मैनेज करना 6 फेजेस हैं और इलेक्शन कमीशन का रोल, जबकि केयर टेकर सेटअप भी नहीं है, वही गवर्नमेंट है जो कि पहले थी। तो इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन है, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन मोदी साहब के होते हुए कैसे हो सकती है? इतनी कंप्लेंट्स गई हैं ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के हवाले से, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने कही हैं, और कैंडिडेट्स ने, कुछ सिविल सोसाइटी ने भी अप्रोच किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई एक्शन नहीं ली। देखिए, ऐसा है कि जो फ़लसफ़ा सोशल रियलिटी बन जाए उसको स्टेट इंस्टीट्यूशंस भी चैलेंज नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया मोदी साहब ने अपनी सेकंड टर्म के शुरू होते साथ ही तकरीबन, तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में और ज़्यादा गुमान यही था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई है, क्योंकि आप 370 रिमूव नहीं कर सकते थे मकबूजा कश्मीर की जब तक कि स्टेट, उनकी जो भी स्टेट असम्बली रेकमेंड ना करे। लेकिन चूँकि स्टेट असम्बली तो उस वक्त थी नहीं, तो इस वजह से ये गैर आइनी है, उनके अपने आइन के मुताबिक नहीं है। लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप होल्ड किया। इसी तरीके से जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो इस गुमान पे गिराई गई कि यहाँ पे राम की जन्म भूमि है और उसका कोई इस तरह सबूत तो नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि दोनों वहाँ पे इबादत गाह दोनों की हो जाए, फिर फाइनली कहा कि जो गिराई गई थी हथौड़ों की मदद से और टीवी पे उसके मनाजर सबने देखे हैं, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया और सिर्फ ये कह कर कि यहाँ पे वाकई ऐसा ही होगा और आप इनको कोई एक और जगह दे दें जहाँ वो मस्जिद बना सकें। तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है मेजॉरिटी का, उसके ख़िलाफ़ किसी भी हुकूमत के लिए जाना मुश्किल होता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह इलेक्शन कमीशन के पास भी उसी तरह जुडिशल इख्तियारात होते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक हिंदू मेजॉरिटी है, उसका सेंटिमेंट देखते हैं। उनके अंदर जो बैठे होते हैं वो भी, आप देखें अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो जजेस हैं वो बड़ी तगोदो होती है दोनों पार्टीज़ में कि हमारे फेवरेबल जज वहाँ पे बैठे। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जो मेजॉरिटी पार्टी है या जिसका एक मोमेंटम बना हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो अपील्स आ रही हैं उसके ऊपर एक्शन ले। ये ऐसा मुझे नज़र नहीं होता हुआ। उसकी वजह ये कि एक मोदी का जो फ़लसफ़ा उसने दिया है वो अब एक वेव नहीं रहा। जिस तरह पहले आती थी ना कि नेशनलिज्म की वेव आ गई या कोई इस तरह की कोई वेव आ गई, ये एक इंडिया की एक रियलिटी की शक्ल ले गया है ये कि एक एथनिक स्टेट बना रहे हैं। लेकिन सर ये रियलिटी ये भी तो है ना, जिस तरह रियाज ने कहा कि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं गई हैं इलेक्शन कमीशन को। अभी ये कांग्रेस ने दे हैव एक्यूज्ड बीजेपी कि इन्होंने हमारे जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सील कर दिए टू प्रिवेंट आर कैंपेन। और फिर जो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैं अरविंद केजरीवाल, उनको इम्प्रिजन कर दिया गया मार्च 21 को। ये सब चीज़ें, फिर ये जिस तरह रियाज ने कहा कि द टॉक अबाउट जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उन्होंने कहा कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, पीपल विद मैनी चिल्ड्रन,
तो ये हेट स्पीचेस आ रही हैं। ओवर 20,000 पीपल कंप्लेंट, सेंट लेटर्स, रिटन कंप्लेंट टू द इलेक्शन कमीशन, पॉलिटिकल पार्टीज कंप्लेन कर रही हैं। तो क्या अभी भी उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा जी। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट तो बड़ा शिद्दत से कर रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है। जब पिछली टर्म में भी अगर आपको याद हो तो ये फरवरी में पुलवामा जी हाँ, और उसके बाद उन्होंने हमारी वायलेशन की, तो उस ज़माने में भी उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर बम पड़े हैं, ये कोई दिवाली के पटाखे नहीं हैं, उसके लिए तो नहीं हमने रखे हुए, और या ये कि अगर हमारे पायलट को नहीं रहा किया तो ये कत्ल की रात होगी। तो मतलब वो इस किस्म की वो करते रहे हैं पहले, लेकिन पाकिस्तान के मतलब इस दफ़ा वो और शह पाके हिंदुस्तान के अपने जो बासी हैं, जो मुसलमान हैं, उनके ख़िलाफ़ वो उसी किस्म का लब लहजा इख्तियार किए हुए हैं। और कांग्रेस को वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो हैं वो इनके सपोर्टर्स हैं, मुसलमानों के, और आप इनकी दौलत लूट कर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, हिंदुओं की दौलत लूट कर। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी रिलीज़ की हैं जिसमें मुसलमानों को दिखाया है कि ये अफ़गानिस्तान से या दूर बांध के इलाकों से आते थे, प्लंडर्स थे और आके दौलत लूट कर भाग जाते थे। तो इसी तरह, तो इसलिए उनको आउटसाइडर कहा है, इन्फिल्ट्रेटर कहा है, घुसपैठिया कहा है, इस किस्म के अल्फाज यूज़ किए। ये यकीनन उस मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। लेकिन आपने देखा, और जो उसके अलावा जो अपोजिशन पार्टी के साथ वो कर रहे, नहीं बोल पा रहा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उस मेजॉरिटी ओपिनियन के ख़िलाफ़ वो नहीं बोल पा रहा। अगर यानी शॉर्ट टर्म में तो शायद उनको फ़ायदा नज़र आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान के लिए, उनकी जमहूरियत के लिए और उन कदरों के लिए जिन पर हिंदुस्तान की बुनियाद पड़ी थी, उनके फाउंडिंग फादर्स ने डाली थी, वो अब हमें उससे दूर होते नज़र आ रहे हैं। सर, आपने जैसे ये बात अभी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलरिज्म है, उसमें प्लूरलिज्म है, उसके बाद मिनॉरिटीज़ का हवाले से बड़ी क्लियर उसमें क्लॉजेज हैं, और पहली जो हुकूमतें थी वो फोकस भी करती थी, मिनिस्टर्स भी कैबिनेट में होते थे। मोदी साहब की जो लास्ट कैबिनेट थी उसमें कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं था। अभी भी शायद ऐसी ही सूरत हाल हो। तो इस सूरत में जो नैरेटिव डेवलप किया है उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में, वो तो बहुत ही एंटी मुस्लिम्स है, ताकि अगर 200 मिलियन या प्लस जो मुस्लिम्स हैं उनको वो अपने अगेंस्ट करके, और मेजॉरिटेरियन जो रूल वो कायम करना चाहते हैं हिंदू वोटर की बेस पे, वो मेजॉरिटी उनमें मिल जाए। तो डू यू थिंक कि बीजेपी इसमें कामयाब रहेगी? देखिए, एक हिंदू मेजॉरिटी मुल्क में हिंदू रियासत का क़याम कोई अजब बात नहीं है। हम भी तो इस्लामिक रिपब्लिक हैं, ईरान भी है, मॉरिटानिया भी है। वो हर मुल्क यही करता है कि जो उनकी मेजॉरिटी को, कि जिस किस्म का आपने जमहूरियत ली हुई है वो मेजॉरिटेरियन सिस्टम भी मेजॉरिटेरियन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मेजॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो उस लिहाज से तो शायद कोई उस पर एतराज़ नहीं कर सकता और ना कोई करता है। लेकिन दो ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बड़ा एतराज़ किया जा सकता है। पहला तो ये है कि वो एक हिंदू रियासत एक ऐसी नफ़रत की बुनियाद पर कायम कर रहे हैं जिसमें एक पूरी कम्युनिटी, उनके अपने जो उनके अपने बासी हैं, अपने शहरी हैं, उनके ख़िलाफ़ है। और आपने कहा कि 200 मिलियन हैं, और उसके अलावा दलित भी हैं, दूसरे भी हैं जिनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तरजीही सलूक होता है उनके ख़िलाफ़। और एक ऐसा रेट्रिक बिल्ड किया है, जिस तरह लव जिहाद था या लैंड जिहाद था, और अभी वोटर जिहाद का कहा। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रेट्रिक बहुत ज़्यादा बिल्ड कर दिया है उन्होंने, और इसका नुकसान जो है उनको लॉन्ग टर्म हो सकता है। दूसरी बात जो है कि ये भी अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है एक ख़याल, जहाँ पे मग़रिब में भी मैंने पढ़ी हैं इसकी बातें, कि ये एक फ़ाशिज़म की तरफ जा रहा है। ये मेजॉरिटेरियन रूल से आगे बढ़ के ये फ़ाशिस्ट स्टेट बन रही है, और उसका फिर बहरहाल हिंदुस्तान को सोचना होगा कि क्या उनको इस फ़ाशिस्ट स्टेट में, क्योंकि फ़ाशिस्ट स्टेट का अंजाम बहुत भयानक होता है। मुझे तो ख़ुद भी इसमें अगर ये चलता रहा सिलसिला तो बहुत बड़ा तलातुम नज़र आ रहा है, कमोशन अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो नज़र आ रहा है। तो ये फ़ाशिस्ट टेंडेंसीज़ पे लिखा भी जा रहा है। वो अल्फ़ा
हाँ, उसने किताब भी लिखी है। नहीं, फ्रेंच तो है ना, क्रिस्टोफ जैफर लो, उन्होंने तो ये कहा कि मुसलमान जो हैं वो 14.5% है पॉपुलेशन के, लेकिन लेस देन 5% उनकी रिप्रेजेंटेशन है किसी भी इदारे में, चाहे वो पुलिस हो, सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर्स हों। तो एक तो वो है, लेकिन उसके अलावा भी बातें की जा रही है। किताब लिखी है दी इनकार्सरेशन, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये नॉर्म है, इनके जो आपके ख़िलाफ़ बोले उसको इनकार्सरेट कर दो। तो ये अच्छा, इसी तरह बॉलीवुड को बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पूरी हिंदुत्व की जो कोर बिलीफ्स हैं उनको इनकलकेट करने के लिए, और मुसलमानों और पाकिस्तान को एक एनिमीज़ डिक्लेयर करने के लिए। तो ये काफ़ी कुछ हो रहा है, उस पर लिखा भी जा रहा है। ये नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर से आवाज़ें नहीं उठ रही, बहुत उठ रही हैं। सर वो इस वक्त दे आर टू मच एब्जॉर्ब्ड इन देयर सक्सेस, जी, उसमें बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, उनको कुछ और नज़र नहीं आ रहा। रैशनल माइंड वुड डेफिनेटली से कि जब आप अपनी सोसाइटी में इतनी डिविजन्स पैदा करेंगे तो इसकी रिपरकशंस होगी, रिपल इफ़ेक्ट इसका डेफिनेटली होगा। लेकिन उनके चूँकि वो दुनिया में वो इतने छाए हुए हैं, इकॉनमी उनकी इतनी ऊपर जा रही है, दे आर नॉट सीइंग दिस थिंग्स। सही कह रहे हैं। देखें, एडोल्फ हिटलर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आया था, ऊपर आए थे, बाद में फाशिस्ट बन गए और दुनिया को इतनी हौलनाक तबाही से दो चार कर दिया। और इसीलिए बहुत इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर हिंदुस्तान एक फाशिस्ट हुकूमत की तरफ गया, फाशिज़म की तरफ गया, और अब तो मोदी साहब ये समझते हैं कि वो एक डिवाइन इंटरवेंशन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? वो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म से दूर हो ही गए, लेकिन क्या वो अपनी ये मौजूदा हैसियत बरकरार भी रख सकेंगे? इसीलिए बहुत सारे मुफक्कर जो हिंदुस्तान के अंदर है, दानिशवर हैं, वो बड़े फ़िक्रमंद हैं इस सारे जो ट्रेंड है उससे। सर इसी कंटिन्यूटी में मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंस मिस्टर मोदीज असेंशन टू पावर, 10 साल तो हो गए हैं, ये द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर पावरफुल, और they have raised questions about the executive accountability, then challenges to the federal character of India, curtailed civil rights. तो ये जो बीजेपी अगर ये इस इलेक्शन में भी जीत जाती है तो ये तो बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा, कैरेक्टर वाइज भी, नेचर वाइज भी। ये मेरा ख्याल में हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा। देखिए, कुछ फॉल्ट लाइंस वहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। एक तो मुसलमानों की और बीजेपी की फॉल्ट लाइन है, लेकिन एक और बहुत अहम फॉल्ट लाइन है, वो सदर्न स्टेट की है। सदर्न स्टेट्स ये समझते हैं कि हम पुरअमन हैं, हम ज़्यादा कमाते हैं, हम मरकज़ को जितना देते हैं वापस हमें उससे कहीं कम मिलता है, जबकि जो हिंदी बेल्ट है, स्पेशली यूपी, बिहार, तो वहाँ पे वो बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये एक फॉल्ट लाइन बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। मैं हाल ही में कहीं एक ट्रैक 2 में था, तो वहाँ पे एक केरला के दानिश्वर उनके थे, तो वो मुझे मिले, तो वो क्रिश्चियन थे। तो मैंने उनसे पूछा कि नाश्ते पे बैठे थे, तो मैंने कहा आपको कोई इस बात का गम है क्योंकि आप भी ईसाई हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे सदर्न स्टेट्स में तो मुसलमान, ईसाई, हिंदू कोई इशू नहीं है। हमारा तो इशू सिर्फ ये है कि ये नदर्न स्टेट्स में जिस तरह की ये हेट्रेड फैलाई जा रही है और जो हमारे इकोनॉमिक राइट्स वो ले रहे हैं और उसके नाम पर अपनी सियासत कर रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं है। और अगर आपको याद हो, केरला का एक MP ने तो ये नारा भी लगा दिया था कि ये सदर्न स्टेट्स 5 हैं, ये हमें एक अलग रियासत भी बना सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक फॉल्ट लाइन, अगर ये मामला इसी तरफ चलता रहा जिस तरह आप कह रहे हैं कि मरकज़ को ज़्यादा मजबूत करने के चक्कर में और एक हिंदुत्व फ़िलासफ़ी को जिसमें सदर्न स्टेट्स बिलीव नहीं करती हैं, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। फिर एक और है कि रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो इवन सदर्न स्टेट्स के अलावा बंगाल में मिसाल के तौर पर वो अपने हिसाब से करती हैं। अभी तक जो हिंदुस्तान को उनके फाउंडिंग फादर्स ने जो फ़िलासफ़ी दी थी उसने उसको बचा के रखा है। उन्होंने बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा लगाया था और उन्होंने कहा था कि हम रीजनल ऑटोनॉमी होगी, वी विल नॉट बी ए फेडरेशन, विल बी ए यूनियन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, नॉट इंडिपेंडेंस बट ऑटोनमस स्टेट्स। तो
उस नारे को या उस फ़लसफ़े को ये कमज़ोर कर रहे हैं अभी। उसी से वरना अदरवाइज़ तो तमिलनाडु में रहने वाले बाशिंदे का हिंदुस्तानी पंजाब में रहने वाले बाशिंदे के साथ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। लेकिन जो चीज़ उनको इकट्ठे रखे हुए है वो ये थी कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो हमें डिवॉल्व हुई हैं, हम अपनी ज़बान, अपने रहन सहन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और सेंटर के पास महदूद इख्तियारात होंगे। फिर सर ये एक और चीज़ भी है, किस किस्म की डेमोक्रेसी है जहाँ पर एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इस टोटली नो मिस्टर मोदी जो मर्ज़ी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। जब इस किस्म की वेव आती है जो मेजॉरिटेरियन व्यू को प्लीज़ करने के लिए, इसको अंग्रेज़ी में पॉपुलिज्म भी कहते हैं, कि जब आप पॉपुलिस्ट कोई हो तो वो एक वेव की तरह होता है और वो एक मूज़ और घोड़े की तरह होता है। उस पे जो सवार है उसको ख़ुद भी उसकी रफ्तार का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। तो इस वक्त ये उसी फेज़ से हिंदुस्तान गुज़र रहा है। अगर मोदी साहब दोबारा भी आ जाते हैं तो शायद उसी तरफ चलेंगे। ऐसे मौक़ों पे अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपने खुद ही अभी सुप्रीम कोर्ट का भी हमने ज़िक्र किया, हमने इलेक्शन कमीशन का भी ज़िक्र किया, और उनकी जो फ़ौज है या आर्म्ड फोर्सेस है उनमें तो शुरू से ये रवायत नहीं पड़ी कि वो इंटरफेयर करें सिविल मामलात में, इसलिए वो भी अभी तक साइड पे बैठे हुए हैं। और उनके यहाँ कुछ ऐसे इदारे हैं जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र करते हैं चेयर, उसमें सारे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। तो अभी वो इदारे उनको कायम रखे हुए हैं। लेकिन अगर ये ट्रेंड चलता गया जो आप कह रहे हैं कि मजबूत मरकज़ हो जाएगा, तो कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? अकाउंटेबिलिटी तो सिर्फ अवाम फिर कर सकते हैं, लेकिन अवाम को तो उस वेव के अंदर ले गए हैं, तो इदारे भी उसके हॉस्टेज हो गए हैं। तो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये ख़तरनाक होगा अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। सर, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने अपना जो पार्टी मैनिफेस्टो था कश्मीर के हवाले से और अपनी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो कश्मीर को डील करती थी, उसके हवाले से एक एक्शन लिया। अगस्त 2019 में 3 हिस्से कर दिए कश्मीर के। उसके बाद बहुत से और भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लिए गए, लेकिन एंड पे उन्होंने अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे कश्मीर में। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, उनका उसमें तो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ स्टेट असम्बली में। ये स्टेट असम्बली का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सितंबर तक आप स्टेटहुड वापस करें और असम्बली को कायम करें, तो इसलिए वो उसमें, वरना मरकज़ के लिए तो कर रहे हैं। अभी जम्मू में हाल में हुए थे, शायद अभी वैली में अभी नहीं आए, तो वो वहाँ पे पैसा भी फेंक रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं, और वहाँ पे ये तासुर दे रहे हैं। जो हिंदुस्तान नवाज़ पार्टियाँ थी, बड़े अरसे थी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है, उनकी जो क़यादत है, प्लस और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो ये समझ रहे हैं कि वो अब इतना जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके लिए शायद यही बेहतर है कि इसके साथ वो समझौता कर लें। और बाकी जो इतना वहाँ पे फ़ौज उन्होंने लगाई है, इतनी यानी ज़ोरो जबर जिसे कहते हैं ना, किया गया है कि, और 3 नस्लें गुज़र गई हैं, फिर भी मैं कहता हूँ कि हिम्मत है, सैल्यूट करना चाहिए कश्मीरी अवाम को फिर भी वो खड़े रहते हैं और वो अपने हकूक़ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि लगता यही है कि ये अगर दोबारा आ जाएंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक वहाँ कोई इलेक्शन करा देंगे। लेकिन उस दौरान में इन्होंने इतनी डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग कर ली होगी और इतनी इलेक्टोरल मैनिपुलेशन कर ली होगी कि शायद बीजेपी की हुकूमत पहले भी बनी है पीडीपी के साथ मिलकर और दोबारा भी बन सकती है। तो वो जो एक मुसलमान अक्सरीती इलाके को मुसलमान अक़लियती इलाके में बदला जा रहा है, और ये उनकी ऐन मुताबिक है उनकी हिंदुत्व फ़िलासफ़ी के भी। और साथ ही साथ कश्मीरियत जो है, आपको याद है वाजपेयी साहब कहते थे हम कश्मीरियत और इंसानियत और जमहूरियत की बुनियाद पर कश्मीर का मुस्तकबिल तय करेंगे। वो इसने तीनों वायलेट कर दिए हैं वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे भी एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। बदकिस्मती से चूँकि हिंदुस्तान एक 5वीं बड़ी इक़्तिसाद है, तो दुनिया के बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्होंने उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई।
कश्मीरी आवाम की जो हकूक़ हैं, इसी तरह ही जिस तरह फ़लस्तीनी हकूक़ के लिए आज रियल पॉलिटिक है, रियल पॉलिटिक प्रिवेल कर गई है, वहाँ भी कुछ यही सूरत हाल है। और मैं तो इस हद तक भी जाता हूँ और मैंने लिखा भी है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान और AJ के, ये पाकिस्तान में मर्ज कर देने चाहिए। मेरे बहुत सारे फॉरेन सर्विस के साथी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन मैंने इसके ऊपर लिखा है और मेरा इस्तदलाल ये है कि अगर हम सारे पूरे कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की बात कर रहे हैं, तो जो आपके पास इलाका है उसको तो खुद हक़ खुद इरादियत दे दीजिए और उनको तो अपने साथ शामिल कीजिए। ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली कई बार ये रेजोल्यूशन पास कर चुकी है, और आप जब अगर नहीं देंगे तो जो AJ में जिस किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं और वहाँ पे अब ऑटोनमी की बात की जा रही है, वो इसीलिए हो रही है कि वो मायूस हो रहे हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं हमें ओन कर रहा। और GB के तो बहुत सारे इलाके जो हैं वो कभी भी डोगरा रूल को उन्होंने माना ही नहीं था, उन्होंने तो अपने हाथों से कायदे आज़म को जाके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दे दिए थे। तो ऐसे में मेरा ये ख्याल है कि हमें अपनी मकबूजा कश्मीर पे पॉलिसी को जारी रखते हुए UN रेजोल्यूशंस अपने ज़ेर इंतज़ाम इलाके की हद तक इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए और उनके ऊपर अमल दरामद कर देना चाहिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, इससे कई लोग इत्तेफाक करते हैं, कई लोग नहीं करते। सर मेरा एक सवाल है, ये आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है, इट्स मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल डायमेंशन इसका कि इंडिया में पॉवर्टी इज स्टिल देयर, अ लॉट ऑफ इट, लोगों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, खाने को नहीं है, बिजली के मसाइल हैं, हमारे भी हैं, लेकिन उधर चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा, उनके ज़्यादा मसाइल हैं। उसके बावजूद जो BJP का इलेक्शन है वो चल रहा है हिंदू मेजॉरिटेरियनिज़म पे, एंटी मुस्लिम्स पे। लोग जो हैं दे आर बाइंग इट। मुझे ये नहीं समझ आती कि उन लोगों के दिमागों में क्या जा रहा है कि वो अपने लीडर से ये नहीं पूछना चाहते कि जी आप हमें रोटी कहाँ से देंगे, हमारे जो मसाइल हैं उनको क्यों नहीं हल कर रहे, आप हमें किस लाइन पर लगा रहे हैं। देखिए, जो लोग शायद हिंदुस्तान में रहे हैं उनको ज़्यादा इस बात का इल्म होगा। मैंने तो जो किताबों में और आर्टिकल्स में पढ़ा वो तो ये है कि जो उनकी दलित और दूसरी लो कास्ट हैं वो बड़ी हद तक ये समझती हैं कि हम शायद पहले जन्म में हमने कोई पाप किए होंगे, तो इस वजह से हमें अब ये दुश्वारियां हैं, और उस पे वो रिकनसाइल कर गए। वो उस तरह की बगावत जिस किस्म की करते हैं ना, वो नहीं वहाँ पे हमें होती नज़र आई। अभी आज ही आने से पहले मैं एक इमेज देख रहा था कि बंगलोर जो है, बंगलुरु जिसे कहते हैं अब, वहाँ पे एक बड़ी खुशहाली है, बड़ी IT इंडस्ट्रीज़ हैं। उसी के सबब में एक पानी का टैंकर आया हुआ है और वो पानी किसी तरीके से भर रहे हैं, और जो भर रहे हैं उनकी गुर्बत का अंदाज़ा नज़र आ रहा है उसको। मोदी साहब ने एक दुनिया को एक चमक दिखाई है हिंदुस्तान की, और उस चमत्कार के लिए उन्होंने जो कॉरपोरेट इंडिया है उसको अपना साथ लगाया है। बिल्कुल। और वो ये समझ रही है दुनिया के वाकई जनाब, ये तो चूँकि हमारे साथ इनके पास अब पैसा भी ज़्यादा है, ये ख़रीद सकते हैं हमारा मालो असबाब, तो क्यों नहीं वो उनके साथ अभी डील कर रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बड़ी सख्त है अभी भी और हिंदुस्तान में। और अगर इस किस्म की कम्यूनल हेट्रेड अगर उन्होंने वहाँ पे फैला दी तो मुझे नहीं पता कि ये कब तक उनके लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। सर, डोमेस्टिक इश्यूज़ पे तो हमने कुछ बात की। अब ये पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो होगा जिसमें हम देख रहे हैं कि जी मोस्ट लाइकली मोदी साहब ही थर्ड टर्न लेके आएंगे, तो फॉरेन पॉलिसी में आपके जो काउंटर पार्ट थे और अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ने बड़ी अचीवमेंट्स प्रोजेक्ट किए हैं अपनी बुक में, तो आप कैसे देखते हैं नेक्स्ट टेन्योर मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में? मेरे ख्याल में वो शय और हिम्मत पा गए हैं कि उनकी ये पॉलिसी दुरुस्त सिमत में है, तो वो उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर का काफ़ी उसमें किरदार है। उनका ये ख्याल है कि वो अगर स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी रखते हैं तो अब बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स लेना चाहते हैं। अमेरिका के साथ भी उन्होंने, आपको पता है कि कितना फ़ायदा लिया, लेकिन रूस के साथ ताल्लुकात नहीं छोड़े।
और चीन के साथ भी अपने झगड़ों को एक ख़ास हद से ऊपर नहीं जाने दिया। साथ ही साथ वो हिंदुस्तान को ग्लोबल साउथ का लीडर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर, खुद साख्ता रहनुमा बनाए बैठे हैं। तो वो पॉलिसीज़ मेरे ख़्याल में चलेंगी। जहाँ तक उनके नेबर्स का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में वो अब एक रीजनल हेजमॉन, रीजनल पुलिसमैन, जिसको वो ख़ुद अपनी ज़बान में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते हैं, वो किरदार देख रहे हैं। और उसके लिए वो एक ग्रेजुअल शिफ्ट कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल स्पेस से मैरीटाइम स्पेस में। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस वक्त इंडियन ओशन में वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि मुस्तकबिल की जो जंगें होंगी वो इंडियन ओशन में तय की जाएंगी, जिसमें इस वक्त अमेरिकन्स के अलावा ब्रिट्स, फ्रेंचीज़, ऑस्ट्रेलियंस, चाइनीज़ और इंडियंस बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये पॉलिसी भी उनकी जारी रहेगी। पाकिस्तान उनकी इजारादारी और हेजमनी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के साथ वो अपना वही रवैया जारी रखेंगे जिसमें 2016 से उन्होंने पाकिस्तान के साथ बकौल नरेंद्र मोदी मैंने ताला लगा दिया है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को। तो वो मेरे ख्याल में वो रविश उसी तरह रहेगी। मैं कुछ ट्रैक 2 में बैठा हूँ जहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उनकी हुकूमत के बहुत करीब हैं। उनका ये ख्याल है कि शायद मोदी साहब अपनी लेगेसी के लिए एक कुछ ऐसा करें कि कोई कुछ हल ढूंढने के लिए कुछ ट्रेड के मामला में कुछ पीपल टू पीपल में आगे करें। मैं उस राय से इत्तफाक नहीं करता। मेरा ये ख्याल है कि उनकी लेगेसी ये नहीं है कि वो रीजन में वो कैसे सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अपनी लेगेसी हिंदुत्व रिलेटेड हिंदू रियासत में देख रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ अगर वो अमन करेंगे तो पाकिस्तान के साथ अपनी शराइत पर अमन करना चाहेंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी अहम नुक्ता है हमारी क़यादत के लिए कि हमें उस वक्त का इंतज़ार करना चाहिए जब वो ख़ुद पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहें। अभी आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे उसका आगे से कोई जवाब या रेसिप्रोसिटी नहीं मिलेगी। करतारपुर का आपने करके देख लिया, आपके वज़ीर ख़ारजा ने अभी हाल में तजारत पे भी बयान दिया, आपने देख लिया कि उधर से कोई इस किस्म का इशारा सिग्नल नहीं आता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही। सर, आपके जो इंडो पाकिस्तान का जो आपने ज़िक्र किया रिलेशनशिप का, उसके हवाले से तो लगता है कि अगर आने वाला वक्त कोई इतना बेहतर नहीं होगा। अभी हम ये भी देखते हैं कि इंडिया के चाइना के साथ भी कोई रिलेशनशिप जो है 2 साल पहले को बेहतर नहीं थी। बॉर्डर पे उनके हालात काफ़ी ख़राब रहे, लेकिन उसके बाद उनकी ट्रेड भी काफ़ी बढ़ गई बजाय कम होने के। और रशिया के साथ भी इंडिया ने अपने रिलेशनशिप मेंटेन की हुई है। यूएस के साथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 8-10 साल में। तो आप 3 बड़ी ताकतों के साथ इंडिया की रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं इन द नेक्स्ट टेयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए, जो हिंदुस्तान ने अपनी अप्रोच ली है, जिसको उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी का नाम देते हैं, वो एक बड़ी इक़्तिसाद होने के नाते वो उसको चला सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई ख़्याल पाकिस्तान की तरफ से निकला, अपना हिंदुस्तान ने लिया। मिसाल के तौर पर जब 1990 में पाकिस्तान ने एक लिबरल इकोनॉमी मॉडल लिया तो 1991 में नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने वो मॉडल अपनाया और उसके बाद उसको कंटिन्यू इतना किया कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इक़्तिसाद बन गए। हमने वो कंटिन्यू नहीं किया। इसी तरीके से जियो इकनॉमिक्स का पाकिस्तान ने आज से 2 साल पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ज़िक्र किया कि हमें जियो इकनॉमिक्स करनी चाहिए और अपनी जो रीजन को लेवरेज करें अपनी इक़्तिसाद को बेहतर करने के लिए। तो हिंदुस्तान एक्चुअली वो कर रहा है और उन्होंने इस वक्त ये सोचा है कि हमारे इक़्तिसादी जो मफादात है वो तमाम चीज़ों पर हावी हैं और इसीलिए उन्होंने चीन के साथ बावजूद इसके कि उनकी 1962 में एक जंग हो चुकी है और मई 2020 में उनका बाकायदा एक गलवान वैली में झगड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने उस झगड़े को आगे नहीं किया, बल्कि उस वक्त मुझे याद है कि बहुत नारे उठे थे कि हम इनके साथ सारे ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे। बट जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि ताल्लुकात ख़त्म क्या हुए, वो तो बल्कि उल्टा बढ़ गए,
क्योंकि हिंदुस्तान में भी ये चीज़ जियो इकोनॉमिक्स की एक आ गई है कि हमने हर एक के साथ ताल्लुक़ात रखने हैं और अपना फ़ायदा देखना है। इसी तरह इसीलिए तो एक अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि हंटिंग विद द हेयर एंड क्या है वो, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड। तो वो सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त अमेरिका और चीन का बड़ा सख्त मुसाबका है, अमेरिका और रूस का बड़ा सख्त मुसाबका है, लेकिन हिंदुस्तान दोनों से ताल्लुकात जोड़े हुए है और वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है और साथ ही साथ SCO का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी हिस्सा है। तो ये कैसे वो कर पाया है? मेरे ख्याल में वो जियो इकोनॉमिक्स के फ़लसफ़ा जो उन्होंने अपनाया है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फ़लसफ़ा अपनाया है, उसको चूँकि उनका कद बड़ा है, उनकी एक बड़ी इक़्तिसाद है, उनका एक बड़ा मुल्क है, उनकी पोटेंशियल टू मिलिटराइज, इस वक्त 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है हिंदुस्तान आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। तो वो समझते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम पे कोई किसी किस्म की पाबंदियां नहीं, और एंड दे आर गेटिंग अवे विद इट। आप देखें कि अमेरिका ने उन पे थोड़ा दबाव डाला कि आप S-400 मिसाइल क्यों खरीद रहे हैं रशिया से, तो उन्होंने कहा कि हम लेंगे, भी ले रहे हैं उनसे रशिया से, वो भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में ईरान में चाबहार में भी गए तो उन्होंने कहा हम तो ये करेंगे। तो दे आर गेटिंग अवे विद इट बिकॉज उनके पास वो कैपेसिटी। इसीलिए मैं बार बार अगर पाकिस्तान के लिए कोई सबक की बात करता हूँ तो वो यही सबक की बात करता हूँ। 2 सबक है। एक तो ये कि वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। जब तक आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं करते हैं और आप एक निज़ाम जो अपना लिया उसको चलाते नहीं हैं और कंटिन्यूटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ नहीं करते हैं, आप में वो रेजिलियंस नहीं आएगी जो आप में होनी चाहिए, तब आप खड़ा हो सकते हैं। और ये सबक हमें एक सीखना की ज़रूरत है, दुनिया से भी और हिंदुस्तान से भी। और दूसरा हमें मेरे ख्याल में ये है कि हमने तमाम अपने नेबर्स के साथ सिक्योरिटी लेंस से देखा है मामलात को, हमने इक्तसादी लेंस से देखा नहीं है। अगर हम ये ऐनक बदल दें जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमें कहा गया कि प्राइमेसी इकनॉमिक सिक्योरिटी की है, तो हम देखेंगे कि फिर हमें तजारत हॉस्टेज नज़र नहीं आएगी टू आर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, आप अफ़गानिस्तान के साथ देख लें। आए दिन जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं क्योंकि TTP का इस्तेमाल गलत हो रहा है, पाकिस्तान का खून बहाया जा रहा है पाकिस्तान में। तो लेकिन आए दिन बॉर्डर बंद हो जाता है, वो दोनों तरफ ट्रेड रुक जाती है, उसमें कई बार पेरिशेबल गुड्स होते हैं, तो नफ़रत बढ़ जाती है। तो तजारत जो है वो हर हाल में चलते रहना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान के पास तो बहुत मौक़े आए। एक वक्त तो था कि $3.6 बिलियन से ऊपर चली गई थी 2006-2007 में, लेकिन हमने और हिंदुस्तान ने भी उन मौक़े से फ़ायदा नहीं उठाया क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत क्लोज्ड है, उसके अंदर पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं था, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ही हमारे ख़िलाफ़ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके फ़वाइद सामने सबके आ जाते हैं। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ऐसी हो गई है कि हिंदुस्तान ख़ुद तजारत नहीं करना चाहता, तो ताली तो दोनों हाथों से बचती है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ख्वाहिश रखे और हिंदुस्तान ना करे। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान इस मामले में कामयाब हुआ है कि वो अपनी इक़्तिसादी पॉलिसीज़ को भी और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और जियो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को कामयाबी से चला गया, इसलिए उसको फ़ायदा मिल रहा है और उसका वो लेवरेज सारी मेजर पावर्स के साथ कर रहे हैं। और कोई भी मेजर पावर ये नहीं चाहती है कि वो हिंदुस्तान के साथ मामलात को इस हद तक बिगाड़े, और इसीलिए उनके ह्यूमन राइट्स हों या कश्मीर की सिचुएशन हो या दलित का मामला हो, कोई नहीं बोलता क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट वॉच कर रहा है। अच्छा सर, ये फाइनल क्वेश्चन एक आपसे है, ये पाकिस्तान के तो चाइना के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और फिर वो CPEC भी चल रहा है, तो इंडिया CPEC को पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को कैसे देखता है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी? पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो हिंदुस्तान को एक आंख नहीं भाती, क्योंकि हिंदुस्तान का तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान को शायद वजूद ही नहीं होना चाहिए। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुए तो उस वक्त भी उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान अपने ही वज़न में गिर जाएगा। ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने फिर डिसमेंबर कर दिया। आज भी वो ये नहीं देखना चाहेंगे, वो तो टू फ्रंट सिचुएशन कर रहे थे कि अफ़गानिस्तान में भी अपनी जगह पकड़ें और ताकि डबल स्क्वीज़ हो। ऐसे में चीन का आना उनको अच्छा नहीं लगा, CPEC भी उसके भी वो बहुत ख़िलाफ़ हैं। लेकिन हमें अपनी पॉलिसी का तयन उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो नहीं करना। चीन हमारा एक बड़ा गहरा दोस्त है,
चीन के ने कभी हमारे यहाँ इंटरफेयर नहीं किया, चीन के साथ हमेशा ताल्लुकात हमारे अच्छे चले हैं। और चीन ने उस ऐसे वक्त में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है जब यहाँ ग्लोबल वॉर ऑन टेरर अरूज पर थी और कोई और सरमायाकार नहीं आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपना CPEC को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदुस्तान उसके मुतालिक जो भी जज्बा रखे, तो लेकिन पाकिस्तान को ये मामला चीन के साथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। ख़वातीन हज़रात, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। इंडिया के जो रिज़ल्ट हैं वो 4 जून नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। वट एवर हैपन्स, हमारा ख्वाहिश ये है, इट्स आल्सो आवर होप दैट whatever happens in India, whoever wins, and most probably Mr. Modi, peace comes to the region, peace comes between Pakistan and India. Thank you very much for watching, and we'll be back.